हाय, आई एम चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइल पर। और आज हम सीखने वाले हैं, आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं जेई का फर्स्ट यूनिट और 11th क्लास का भी फर्स्ट यूनिट। यह फर्स्ट यूनिट है सेट्स। यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण यूनिट है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप सेट्स थ्योरी को बेहतर ढंग से पढ़ लिए तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व होगा ही। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के जो दूसरे ब्रांच है उसमें भी उसके भी बहुत सारे प्रश्नों का हल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं सेट्स। सेट्स शब्द को सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रहा है, जॉर्ज केंटर जो जर्मन मैथमेटिशियन है, इन्होंने सबसे पहले सेट थ्योरी दिया और आज हम इसी को सीखने वाले हैं। तो आप जान लेते हैं, अभी जान लेते हैं कि इसमें किन किन मैथमेटिक्स के किन किन ब्रांचों को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो सेट्स के बाद अगर आप रिलेशंस को पढ़ते हैं, रिलेशन एक चैप्टर है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, इसको पढ़ने में सेट थ्योरी का हेल्प करेगा। दूसरा जो है फंक्शन भी डिपेंड करता है सेट थ्योरी पर। और आप कैलकुलस का तो नाम सुना ही होगा। कैलकुलस को एडवांस फॉर्म में, कैलकुलस के हर स्टेप पर सेट थ्योरी का रोल है, इसीलिए इसको बेहतर ढंग से सीखेंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी तो टोटल सेट थ्योरी पर डिपेंड करता है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ने के लिए हमें सेट थ्योरी की आवश्यकता है। तो अब हम जानेंगे कि यह सेट्स है क्या। क्या आपने अपने दैनिक जीवन में सेट शब्द का इस्तेमाल किया है? तो निश्चित रूप से सुबह से शाम तक आप अनेक बार सेट शब्द का इस्तेमाल किए हैं। और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालकर बताएं, आप जोर डालकर बताएं, सोचिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपने कहां कहां सेट थ्योरी का इस्तेमाल किया, सेट शब्द का इस्तेमाल किया। चलिए कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं अगले स्टेप में। आप यहां देख सकते हैं तस्वीर में बहुत तरह के तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और इन तस्वीरों को, इन पिक्स को देखने के बाद आप यहां देख सकते हो पहला जो तस्वीर है, पहला पिक्चर है, इसमें जो तस्वीर है यह ज्वेलरी का एक सेट है। किसी वुमेन के लिए, किसी औरत के लिए एक ज्वेलरी का सेट है। आप होली का त्यौहार में, आप अभी जो जस्ट बीता है, आप ड्रेस तो लिए ही होंगे। तो कहते हैं जनरली, पापा मुझे एक सेट ड्रेस दिलवा दो, और आप निश्चित रूप से आप ड्रेस लिए होंगे। तो एक सेट ड्रेस आप इस्तेमाल करते हैं। और यदि आप 11th क्लास में है तो निश्चित रूप से 11th क्लास में जो मैथमेटिक्स है और जो सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लैंग्वेज के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश के अलावा और मेनी मोर। तो इस तरह से आप इनका जो कलेक्शन लेते हैं वह भी क्या है, सेट्स है। आप यहाँ देख सकते हैं बर्तनों का एक ग्रुप है, तो यहाँ हम कह सकते हैं द सेट्स ऑफ यूटेंसिल्स। और यहाँ जो अगला तस्वीर है यह काफ़ी लोक परिचित तस्वीर है जो सोफ़ा सेट के नाम से जाना जाता है। और सोफ़ा सेट हम जनरली सेट शब्द का इसमें मेनी मोर बहुत बार इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे सेट्स को मैथमेटिकल वे में कैसे डिफाइंड किया गया है, और इसको सीखेंगे और सीख करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं व्हाट इज सेट्स। सेट्स क्या है? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज केंटर, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियंस, सेट्स है क्या? तो आप यहां डेफिनेशन पर फोकस करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? A well-defined collection of distinct objects is called sets. A well-defined collection of distinct objects is called sets. तो क्या है well-defined? आप दो शब्दों पर फोकस करेंगे, इन दो वर्ड्स पर फोकस करेंगे, well-defined और distinct। अगर इन दो वर्ड्स पर फोकस करेंगे, इन्हीं को ख्याल करेंगे, डिफिनीशन कंप्लीट हो जाएगा। वेल डिफाइंड का मतलब है, आप इसको एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा, बताऊंगा, और निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। वेल डिफाइंड मतलब कलेक्शन, वस्तुओं का कलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन वह जो कलेक्शन होने चाहिए वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड क्या होता है देखेंगे। कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ए कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स जो वर्ड लिखा हुआ है ना,
इसमें जितने भी लेटर है उसका कलेक्शन, किसका कलेक्शन, कमेंट करके बताएंगे किसका, मैथमेटिक्स शब्द में, मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसके सभी लेटर का कलेक्शन। तो आप बताएंगे, कलेक्शन हम तैयार करेंगे। आपको यहां दिख रहा होगा बहुत सारे लेटर्स है, लेकिन उनका कलेक्शन क्या होगा देखेंगे। फर्स्ट लेटर क्या है, एम है, इसके बाद वाला लेटर ए, फिर देख सकते हैं टी, फिर एच, ई। आप देखोगे एम का हम यूज कर लिए हैं, पुनः एम आ रहा है, इसको नहीं यूज करेंगे। फिर ए का यूज कर लिए हैं, टी का यूज कर लिए हैं, आई का यूज नहीं किए हैं तो आई ले लेते हैं, फिर क्या, सी और एस। तो इस तरह से यहाँ मैथमेटिक्स से जितने भी वो लेटर है उनका हम कलेक्शन तैयार किए और इस कलेक्शन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कहाँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और कोमा लगा करके लिख देंगे ना, तो यह क्या कहा जाएगा, इसे बोलेंगे सेट्स। और देखेंगे इसको नोट करने के लिए, इसका नोटेशन करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर, किसी भी कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जा सकता है। हमने ए का किया है, आप बी कर सकते हो, सी कर सकते हो, कोई लेटर का प्रयोग, लेकिन क्या होना चाहिए, वह कैपिटल ही होना चाहिए। आगे देखेंगे कुछ नोट में बातें हैं और नोट की बातों को नोट जरूर कर लेंगे। तो आप यहां देखोगे, कह रहा है वाइल राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। अब थोड़ा सा एक बात छूट गई थी, इसको देख लेते हैं। जब हमने यहाँ सेट लिखा, इसमें बहुत तरह के एलिमेंट्स यहाँ लिखे या बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स लिखे। यह ऑब्जेक्ट, यह लेटर आया कहाँ से, मैथमेटिक्स से। तो इसी लेटर्स को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, सेट थ्योरी के लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे, एलिमेंट्स। इसे ही बोलते हैं मेंबर, इसे ही बोलते हैं मेंबर्स, और या इसे कहते हैं एंट्रीज। इन नामों से जाना जाता है, तो इनको ध्यान रखना ही होगा। आप समझ लेंगे, जब भी मैं मेंबर, एलिमेंट्स और एंट्रीज की बात करूं तो आप समझ जाएं किसकी बात हो रही है। अब आगे यहां देख सकते हो, यह वाइल राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एनी एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। जब कभी भी सेट लिखते हैं, क्या करते हैं, सेट लिखते हैं ना, तो किसी भी लेटर का रेपिटेशन नहीं करना होता है, किसी भी लेटर का रेपिटेशन नहीं करना होता है। और आप इस एग्जाम्पल में सीख चुके हैं, जैसा कि एम को हम फर्स्ट टाइम ले लिए थे, पुनः जब एम आया तो हम उसका यूज नहीं किए ना। तो ऐसे में यह जो कलेक्शन हुआ यह सेट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं आगे। कह रहा है यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, यह 2 नंबर हुआ और यह 3, करेक्शन कर लेते हैं। कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर एम। ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर एम, महीना का नाम, मंथ्स का नाम जो एम लेटर से जिसकी शुरुआत हुई है उसका कलेक्शन तैयार करना है। किसका कलेक्शन, तो आप देखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ 3 महीना हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इसका जो फर्स्ट लेटर किसका एम से शुरू होता है, आप कमेंट करिए। तो भाई फटाफट कमेंट करिए, बताइए मुझे, मेरा सहायता करिए, हेल्प करिए। यहाँ देखें तो पहला कमेंट हो सकता है आपका मार्च, बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ मार्च इज एम। और सेकेंड लेटर क्या हो सकता है भाई, सेकेंड कमेंट आपका क्या हो सकता है, तो मे। और मे, यह दो ही वर्ड ऐसे हैं, 2 ही मंथ का नाम ऐसा है जिसका फर्स्ट लेटर एम है। तो यहाँ भी एक सेट मिला और इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इसका भी नाम हम बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, जो चाहें आप रख सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल कहता है ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब बताएंगे एक कलेक्शन ऑफ वॉवेल लेटर्स, वॉवेल लेटर का कलेक्शन। तो वॉवेल लेटर कौन कौन सा होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो आप बताओगे, हेल्प करो मेरी। ए, ई, आई, ओ, यू। क्या क्या, ए, ई, आई, ओ,
यू, और यहाँ तो 5 ही लेटर होते हैं ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, वॉवेल लेटर कितने होते हैं, 5, और उसका जो कलेक्शन मिला हम इजीली ले लिए। अब बताओगे, किसी से दुनिया में किसी इंसान से यदि पूछा जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल लेटर कितने होते हैं, तो 5। सबका आंसर सेम होगा कि अलग अलग होगा? सबका आंसर सेम होगा अगर वह इंसान, वह व्यक्ति जानता है तो। और जब सबका आंसर सेम होगा तो ऐसे में हम बोलेंगे यह क्लियर है, वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड होगा तो यह सेट कहा जाएगा। इसको हम, इसका भी नाम हम चाहें तो सी रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बहुत कुछ सिखा देगा। और यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में उन जानवरों का संग्रह बताइए, उन जानवरों का कलेक्शन बताइए, उनमें से 3 नाम बताइए जो सबसे खतरनाक हो। आप बताइएंगे। आप यहाँ बोर्ड पर देख लीजिए, और देखने के बाद यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाला, अकॉर्डिंग टू समवन, किसी के हिसाब से क्या हो सकता है, जो क्रोकोडाइल इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड हो सकता है, और किसी के लिए तो ये टाइगर हो सकता है। आप कमेंट करके बताएंगे आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग कितने, कौन कौन से जानवर, कौन कौन से एनिमल्स सबसे खतरनाक हो सकते हैं। फटाफट मुझे कमेंट करिए, बताइए। और आप देख सकते हैं फटाफट, इसके बाद और भी डेंजर हो सकता है, किसी के लिए स्नेक डेंजर हो सकता है, तो किसी के लिए यह ब्लैक पैंथर भी हो सकता है। तो इस तरह से जानवरों का जो आप बताएंगे, इसमें से मोस्ट 3 कौन होगा, तो मोस्ट 3 अकॉर्डिंग टू अलग अलग पर्सन के लिए यह जो आंसर होगा ना, अलग अलग होगा। ऐसे कंडीशन में यह हम कह सकते हैं मोस्ट डेंजरस जो वर्ड है यह वेल डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है? वेल डिफाइंड नहीं है। इस वजह से यह क्या हुआ, ऐसे के कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे, यह सेट नहीं हुआ। तो आगे देख लो बच्चे, अगर आगे के कलेक्शन को देख लीजिए और मुझे बताइए, भाई बताइए तो ये क्या है, यह जो अगला एग्जाम्पल है क्या यह सेट का एग्जाम्पल हो सकता है? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, फटाफट कमेंट करिए और बताइए। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक कलेक्शन ऑफ 2 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। आप बताएंगे। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो आप बताएंगे, अपना सुझाव व्यक्त करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, आप बताओगे 2 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड की सबसे 2 सुंदर अभिनेत्रियां। आप बताओ अकॉर्डिंग, आज मॉडर्न युग है और इसके हिसाब से कोई कह सकता है कि प्रियंका चोपड़ा, और हो सकती है परिणीति, और क्या नूरा फतेही। ऐसे बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके। अगर यही क्वेश्चन आप अपने पापा से पूछ कर देखो ना, क्या होगा, उनके हिसाब से वो कह सकते हैं ना, रेखा, हमारे ज़माने में रेखा जो थी काफ़ी सुंदर थी, हेमा मालिनी भी हो सकती थी। लेकिन आज के दौर में इनको नहीं, कोई आज का लड़का नहीं करेगा। मतलब आज यह जो क्वेश्चन है, अगर अलग अलग व्यक्तियों से पूछा जाए तो क्या हुआ, सबका आंसर मैच नहीं करेगा, सबका आंसर सेम नहीं होगा। यह क्या कहा जाएगा, वेल डिफाइंड नहीं है। सो मोस्ट ब्यूटीफुल जो होगा यह वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए यह सेट, यह भी नहीं हुआ। और नेक्स्ट आप यहाँ आसानी से समझ जाओगे, देख लेंगे। ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, वस्तुओं का नंबर का कलेक्शन, नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 100 से कम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 100 से कम होने चाहिए। तो 100 से कम नेचुरल नंबर क्या क्या होगा बताओ तो आप। 1 2 3 डॉट कहाँ तक जाएगा? 100 से कम होने चाहिए। 100 से कम होने का मतलब 99 तक। और क्या करते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिए और डालेंगे तो इसका भी नाम रख लेते हैं। और बताओगे यह सबका आंसर तो मैच करेगा ना, यह वेल डिफाइंड है ना। यहाँ कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 100, यह वेल डिफाइंड है। और
इसमें जो भी लेटर्स हैं डिस्टिंक्ट लेटर है, डिस्टिंक्ट नंबर है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, सो दैट इज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। सो अब नाउ हम नेक्स्ट आगे सीखेंगे कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, कुछ ऐसे लेटर है जिसका जो किसी डेफिनिट किसी फिक्स सेट को डिफाइन करते हैं, डेफिनिट सेट को डिफाइन करते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ जो फर्स्ट एन आप देख लीजिए, एन जो है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करता है। यह हमेशा कहीं भी एन सेट थ्योरी में कहीं भी एन की बात की जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ नेचुरल नंबर की बात की गई है। वही जब होल नंबर की बात करें तो इसे W से डिनोट किया जाता है, और इंटीजर की बात करें तो इसे Z और I से डिनोट किया जाता है। फिर आप सोच सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको Z पॉजिटिव से, और रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। इजी है। आप देख सकते हो रियल नंबर को R से, और आप देखो 10th क्लास में आपने रियल नंबर पढ़ा होगा, फर्स्ट यूनिट उसका भी है रियल नंबर। और अब यहाँ एक नया वर्ड आपको मिलने वाला है, मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जेई के लिए तो अति इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और इसको हम निश्चित रूप से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इसीलिए आपसे मेरा, आप क्या करेंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, सेट थ्योरी को सीख सके। तो फटाफट शेयर करिए। और यहाँ देखते हैं सेट, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, तो C से डिनोट किया जाता है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा सम सिंबल्स ऑफ सेट थ्योरी, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं सेट थ्योरी में, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ स्पेशल्स हैं, तो उन सिंबल्स को हम जान लें। तो फटाफट देख लें। पहला जो सिंबल है आप यहाँ देख लेंगे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और इसका मतलब है, सेट थ्योरी में मतलब है बिलोंग्स टू। क्या मतलब है? बिलोंग्स टू। और आप यहाँ देख लेंगे एक दूसरा जो सिंबल है, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। और आगे यहाँ देखेंगे, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल। और फिर इसके बाद देखेंगे कॉलन, या एक सीधा लाइन खींच दिया जाए, इसको हम बोलते हैं सच दैट, सच दैट, ऐसा है। तो चलिए हम जान लेते हैं। अभी हम इन दो पर बात करेंगे, फिर आगे इन दो फिगर, इन दो सिंबल्स पर भी बात करते रहेंगे आगे के टॉपिक में। अभी इंस्टेंटली हम यहाँ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू पर बात कर लें। तो क्या होता है बिलोंग्स टू, इसका क्या सेंस है बिलोंग्स टू का, तो चलिए देख लेते हैं। मान लें ये कोई सेट है और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 2 3 5, 2 3 5 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ आपसे प्रश्न किया जाए, क्वेश्चन ए है कि 2 लिख करके यहाँ डॉट डॉट और कहे कि ए, मतलब ये है कि यह जो 2 जो है एलिमेंट्स सेट ए से आता है कि नहीं आता है, बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है। आप बताओ, कमेंट करके बताओ, यस और नो, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, फटाफट कमेंट करिए। तो यहाँ 2 आप देख सकते हो सेट ए में है, 2 सेट ए में है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। बट अगर यही कह दे 6 और डॉट डॉट ए, तो इसका मतलब है, आप यहाँ देखेंगे जो एलिमेंट 6 की बात कर रहा है, 6 को हम इस सेट ए में देखेंगे और देखेंगे तो क्या आपको कहीं दिख रहा है? क्या 6 कहीं दिख रहा है? 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिखने का मतलब इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। आगे
फॉर ऑल, इसका यूज हम करते रहेंगे। और सच दैट, और यहाँ दो इसको भी सच दैट बोलते हैं और इसको भी, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। किसी सेट को रिप्रेजेंट, प्रदर्शन, दिखाया, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस चीज को हम सीखने वाले हैं। तो देखेंगे इसका जो फर्स्ट वे है, फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट फॉर्म है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है क्या, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और यह कैसा फॉर्म होता है इसको सीखते हैं। तो कह रहा है, इसके डिफिनीशन को आप देखेंगे, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज देम बाय कर्ली ब्रैकेट। इस फॉर्म में, इस मेथड में हम किसी सेट के एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और उसको आप यहां देख लेंगे, एग्जाम्पल फटाफट देखेंगे। कह रहा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच कंप्लीट स्क्वायर इज लेस देन 30। उन नेचुरल नंबर का सेट बताइए जिनका कंप्लीट स्क्वायर 30 से कम हो। किससे कम होने चाहिए? 30 से कम होने चाहिए। नेचुरल नंबर होने चाहिए और उसका स्क्वायर करने पर 30 से कम होने चाहिए। तो बताएंगे 1, और 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1, तो 1 हो जाएगा। फिर और कमेंट करिए, बताइए क्या क्या हो सकता है, और फटाफट कमेंट करिए भाई। 1 के बाद क्या हो सकता है? 2, 2 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 विच इज लेस देन 30, जो 30 से कम है। फिर 3, 4 भी हो सकता है, 4 4 जा 16, और 16 जो है 30 से कम है। इसके बाद 5 5 जा 25, जो 30 से कम है। अगर आप 6 को लेते हो तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, और 36 क्या हो जाएगा? 36 इज ग्रेटर देन 30। हमें क्या चाहिए था? लेस देन चाहिए था, लेकिन ग्रेटर देन हो गया। इस वजह से, इस कारण 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इसमें, इस सेट के ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा मिला क्या? जो नंबर का कलेक्शन मिला वह n1 से लेकर के 5 तक मिला। तो इसको ही हम क्या कर लेते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल लेते हैं। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालने के बाद इसका नाम हम a रख लिए। और हमें जो नंबर्स का कलेक्शन मिला, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये रहा आपका नंबर का कलेक्शन। अब आगे देखते हैं। इस तरह से इस सेट को, यह जो सेट है इसे ही बोलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? उस सेट के एलिमेंट्स को कोमा लगा करके लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लेंगे, फिर वह रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। अब आगे सीखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म ही भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको आप सीखें, देखें क्या कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस फॉर्म वी राइट डाउन द प्रॉपर्टी और ए रूल which gives us all the elements of set। हमें यहाँ कह रहा है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म में जब कभी भी कोई सेट दिया हो, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना होगा? उसको उसके प्रॉपर्टीज को लिखना होगा। एक ऐसा रूल लिखना होगा जो उन सभी नंबर्स को, उन सभी एलिमेंट्स को फुलफिल करे। तो अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ एक सेट, मान ले सेट ए है, और a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5। आप बताएंगे क्या दिया है? 1 2 3 4 5। अब बताओ यह किस फॉर्म में है? अभी हम लोग सीखे हैं, जब किसी सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, उसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, तो वह सेट बिल्डर नहीं, वह रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। यहाँ
रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में तो लिखा है, अब इसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे हम इजीली लिख सकते हैं क्या। अब देखेंगे वही जो सच दैट वाली बातें है, सिंबल बताए थे, लिख लेते हैं क्या, एक सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब बताओगे यहाँ 5 लास्ट जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से होगा और कहाँ तक जाएगा, 5 तक, 5 तक, और यहाँ लिख सकते हैं ना लेस देन और इक्वल टू 5। तो इस तरह से यह एक हमें क्या मिला, एक सिस्टम मिला, एक प्रॉपर्टीज मिला, जो प्रॉपर्टीज इन सभी नंबर को डिनोट करता है। आप इसे चाहो तो दूसरे ढंग से लिख सकते हो, एक सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर से आता है एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये भी तो हो गया। इन्हीं बातों को, इन्हीं स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल वे में लिख लिए। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, एक सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 6। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो लिखने के बहुत सारे तरीके होंगे। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब कभी भी किसी सेट को रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है, लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो आप देखेंगे इसको, यही सेट यहाँ जब रोस्टर फॉर्म में है तो एक तरीका से है, लेकिन इसी को जब हम यहाँ लिखे तो इसके बहुत सारे वेज मिल गए, तरीके मिल गए। तो इसको हम सीखेंगे। अब अगला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, यहाँ कह रहा है रिप्रेजेंट द सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी जो वर्ड है इसके लेटर को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आप ए को ले लें और इसका फर्स्ट लेटर आप देखेंगे एम को इंक्लूड करिए, आई को कर सकते हैं, एस को कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे जितना एस आई एस है इसका तो यूज नहीं करेंगे, इसके बाद हम P का यूज करेंगे और फिर I तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो दीज आर द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। इस सेट का रोस्टर फॉर्म मिल गया। अब कोई ये सोचेगा, आप सोचिए, कोई लड़का ऐसे भी सोच सकता है कि क्या हम M को यहाँ, P को यहाँ, S को यहाँ, I को यहाँ लिख दें तो क्या यह दूसरा सेट होगा, यह दूसरा सेट होगा? तो नहीं, इसे भी हम सेट ए ही कहेंगे। बस एलिमेंट्स को आगे इधर उधर कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने घर में रहते हो, आप कमरे में हो, चाहे द्वार पर हो, चाहे कहीं हो, छत पर हो, तो आप ऐसी परिस्थिति में आपका जो घर में जो मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स है वह इधर उधर नहीं होंगे, नंबर्स ऑफ मेंबर्स सेम होंगे। बस आपका लोकेशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिमिलरली इसके लोकेशन को भी अब अगर आप एक्सचेंज करते हो तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं। आगे देख लीजिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहा है इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, सेट बी जो है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और जो एक्स है देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो जो एक्स का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू होगा सेट बी में, एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए भाई, एकदम मायूस मत होइए, फटाफट देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ क्या है, जो x है आप देखिए, x जो है क्या है 5 से बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है, 5 के बराबर है, तो 5 को लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। और फिर क्या होगा, बड़ा की बात किया तो 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 और 10 भी ले सकते हैं। आप देखोगे 10 से अधिक नहीं हो सकता है, 10 के इक्वल होगा, 10 से छोटा होगा, और आप देखो 5 से बड़ा। तो इस तरह से क्या हुआ, यह जो सेट मिला यह क्या हुआ, यह रोस्टर फॉर्म हुआ। निश्चित रूप से रोस्टर फॉर्म को हम इसी तरीका से लिखेंगे। आगे देख लेंगे दूसरा, चेंज रोस्टर टू सेट बिल्डर। अब यहाँ जो सेट दिया हुआ है ना,
इसे सेट बिल्डर में आप यहां देखो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर में तो देखो इसको G इज इक्वल टू इसके प्रॉपर्टीज को लिखना होगा। मैं बताया था एक ही प्रॉपर्टीज नहीं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसको अलग अलग तरीका से लिख सकते हो। मैं एक ही एग्जाम्पल को 3-4 तरीका से बताया था, यहाँ भी आप चाहो तो 3-4-5 तरीका से इसे भी लिख सकते हो सेट बिल्डर में। बस अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और हमसे सीखो कैसे लिख सकते हैं। इसका सामान्य तरीका क्या हो सकता है, तो लिख सकते हैं क्या, x सच दैट x, क्या लिखेंगे, x सच दैट x, और देखेंगे फटाफट इसके प्रॉपर्टीज को दिमाग लगाइए। आप दिमाग लगाओगे फटाफट, देखो 5, 10, 15 मतलब मल्टीपल ऑफ 5 किसका है, 5 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5 है। आप बताओ x सच दैट x इज अ, लिख सकते हैं कि नहीं, मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल। सिंपल है, कहां तक जाएगा, कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, दौड़ाते रहें इसे। आप चाहो तो दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x कहां से आता है, x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू 5n, यह n भी आता है n से। तो यहां क्या लिख सकते हैं, यहां x इज इक्वल टू 5n और n आता है n से। n का वैल्यू यदि 1 डालोगे देन x का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। 2 रखोगे 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे क्या होगा, 15 हो जाएगा। सो यह प्रोसेस चलता रहेगा। आगे आप चाहो तो और भी तरीका का इस्तेमाल कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। तो इस चैलेंज को स्वीकार करिए, यस और नो। तो यस, अगर चैलेंज स्वीकार करते हैं तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। और आप हेल्प करिए, हेल्प क्या, आप कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन से इसके सेट में, जो यह देखेंगे किस फॉर्म में दिया है, यह रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो चलिए फटाफट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और यहां देख सकते हो आप x जो है किस फॉर्म में है, n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, किस फॉर्म में है क्वेश्चन, आप फटाफट देखिए, n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में है। और n का जो वैल्यू लेना है, n का वैल्यू क्या लेना है बाबू, आप बताओगे, आप बताओ 5 से बड़ा, सॉरी यहां देखेंगे 1 से बड़ा होना चाहिए n और 5 से छोटा होना चाहिए। मतलब n कहा क्या है, n नेचुरल नंबर है, तो 1 से बड़ा और 5 से छोटा नेचुरल नंबर का क्या क्या हो सकता है, तो बताओगे 2 भी होगा, 3 होगा और 4, 2, 3, 4 इज हो सकता है। अब इसमें अगर 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 को रखेंगे तो क्या होगा, 2 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 अपॉन 3। तो 2 अपॉन 3 पहला हमारा एलिमेंट्स मिलेगा। दूसरा एलिमेंट्स क्या मिलेगा, अगर आप 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 अपॉन 3 या 9 में से 1 जाएगा, कितना होगा 8, तो 3 अपॉन 8। और तीसरा बताइए, फटाफट बताइए भाई, क्या है, 4 को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे देन क्या मिलेगा, 4 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 अपॉन 4 जा 16, 4 जा 16 माइनस 1 15 और 15, यानी कि थर्ड जो एलिमेंट्स मिला हमें वह मिला 4/15। तो इस तरह से यह जो सेट सी है वह आपके सामने है। यह चैलेंज कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है आप काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखेंगे जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है वह है एम्प्टी, नल, वॉइड सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने तरह के होते हैं। अभी हम पिछले दौर में, पिछले समय अभी हम लोग यह सीखे थे कि सेट्स के प्रकार क्या है, सेट्स को लिखने का तरीका क्या है, एक दूसरे से सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहां हम सीखने वाले हैं सेट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। और टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला है एम्प्टी। आप यहां ये जो एम्प्टी वर्ड है आप बहुत ही जेन्युइन वर्ड है, इसका इस्तेमाल आप बहुत बार किए होंगे।
इम्प्टी, मतलब कह रहा ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज नॉन एज अ नॉल सेट और इम्प्टी सेट और वॉइड सेट। मतलब ऐसा सेट, कैसा सेट, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, क्या हो, एक भी एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट्स। अब कैसे होगा जी, ये सोचने वाला है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने की बात है। चलिए डाल कर देखते हैं। और कह रहा है इट इज जनरली डिनोटेड बाई फाइव, फाइव, इसे फाइव से डिनोट किया जाता है। या यह ब्लैंक प्लेस बनाएंगे। कैसे होता है, जैसे मान लें एक सेट ले लिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्या भाई, नेचुरल नंबर, लेस देन 1। आप बताओगे नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए। आप सोचो कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो एक से छोटा है? नहीं, एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर एक होता है और उससे छोटा की बात करेंगे तो कोई होगा ही नहीं। मतलब ये जो घर बनाएंगे खाली रह जाएगा, तो खाली रह जाएगा मतलब क्या हुआ भाई, क्या हुआ, यह इम्प्टी सेट हुआ। इसे ही हम फाई से डिनोट करेंगे। कैसे, फाई से। कैसे, ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है सिंगलटन सेट। सिंगल नाम ही काफी है, सिंगल, यह हमेशा सिंगल रहेगा, कभी डबल हो ही नहीं सकता है कभी। आप यहां देखो सिंगलटन सेट का मतलब ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स इज नॉन एज अ सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स हो। कितना एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का एग्जांपल ले लें, फटाफट एग्जांपल लेते हैं। और सिंगलटन सेट का एग्जांपल होगा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट। अब बताएंगे अल्फाबेट का पहला लेटर, अल्फाबेट का पहला लेटर क्या हुआ, ए, और इसमें एक ही एलिमेंट्स रहा ना, इसमें तो एक से अधिक हुआ नहीं एलिमेंट, इसीलिए इस सेट को क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। आगे देख लो फटाफट। पेयर सेट मतलब यह कभी भी दो रूप में रहेगा, दो। अब यहां देखो ए सेट हैविंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, क्या, एक सेट हैविंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स होने चाहिए, नॉन एज पेयर सेट। एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर एंड फैक्टर ऑफ 3। अब बताइएगा थ्री का फैक्टर क्या चाहिए, थ्री का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो थ्री का फैक्टर क्या होगा बताएंगे, 1 3। थ्री में हम किससे किससे थ्री को तोड़ेंगे, डिवाइड इसका फैक्टर निकालेंगे, यह कितने फॉर्म में, 1 या 3 हो सकता है। सो यह क्या हुआ, पेयर सेट जिसमें दो एलिमेंट्स हो। अब बात है फाइनाइट सेट की, तो कह रहा है क्या, फाइनाइट सेट, ए सेट्स हैविंग डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट्स, आप देखोगे जब कभी भी हम सेट्स लिख रहे होते तो क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स, वह उसके एलिमेंट्स की संख्या निश्चित हो जाए, डेफिनिट हो जाए, तो उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे a इज इक्वल टू 2 3 4। आप बताओगे इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को जब काउंट कर सके तो क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। और b इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 6 7 8 9। अगर 100 तक भी ले लें तभी तो यह क्लियर है कि 6 से स्टार्ट हुआ है 100 तक गया है, मतलब इसके एलिमेंट्स काउंटेबल है। और फिर बताएंगे इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट की बात करें, ए सेट विच इज नॉट अ फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं हो उसे ही बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, फटाफट देखिए, देखेंगे। अगर मैं लिख दूं 1 2 3 डॉट डॉट, आप बताओगे 1 2 3, अब यह कहाँ तक जाएगा, इसका कोई सीमा है, कोई सीमा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। सो यह कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट। दूसरा हम ले सकते हैं 0 2 4 6 8 डॉट डॉट, यह भी तो इनफाइनाइट हुआ।
अब इसका मतलब है कि इसका भी कोई लिमिट नहीं है, तो इनफाइनाइट हो गया। अब देखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, काफी मस्त है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, किसी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए। किसी सेट के कार्डिनल नंबर को, जैसे मान लें a इज इक्वल टू, मैं लिख दूं ए बी सी, और कोई पूछे आपसे कि सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या हुआ, तो क्या होगा बताएंगे? इसे नंबर ऑफ ए से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ ए से। और आप क्या करेंगे, इस फाइनाइट सेट के, या कभी भी फाइनाइट सेट में ही होगा, और फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे। तो काउंट करिए 1 2 3, 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स हो गए। तो यह क्या हुआ? इसका कार्डिनल नंबर 3 हो गए। तो आप किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर को ज्ञात करना हो, तो फाइंड करना हो, तो उसके एलिमेंट्स के नंबर को काउंट करके आप बता देंगे कि कार्डिनल नंबर क्या है। फिर इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस सेट की बात करें, कह रहा है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंस सेट इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। आप देख लो, दो सेट्स इक्विवेलेंस कहे जाएंगे जब उनके एलिमेंट्स क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। आप यहां बताएंगे सेट ए में नंबर ऑफ ए बराबर कितना है? 4, और आप बताएंगे सेट बी में भी कितने एलिमेंट्स है? 4 ही एलिमेंट्स है, तो इस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4। सो कार्डिनल नंबर आप यहां देखेंगे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। इसी के हिसाब अकॉर्डिंग और एक तीसरा सेट भी हो सकता है, जिसमें हम लिख सकते हैं राम, श्याम, सीता और गीता। तो आप बताएंगे इस सी में भी कितने एलिमेंट्स हैं, कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं? तो 4, यानी नंबर ऑफ सी बराबर भी क्या हुआ? 4। तो यह जितने भी सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो उसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। आगे देख लेंगे इक्वल सेट, काफी काम का टॉपिक है और इसको जरूर दिमाग में रख लेंगे। और यदि दिमाग में रख गए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करेंगे। और यहाँ देखेंगे इक्वल सेट की बात किया है, इक्वल सेट की बात किया है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी के मेंबर हो, बी के एलिमेंट्स हो, और बी के भी सभी एलिमेंट्स बी ए के मेंबर हो या ए के एलिमेंट्स हो। तो क्या होगा, जब ए वाला टोटल बी में रहता है और बी वाला टोटल ए में रहता है, तो मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए फटाफट। ए बराबर अगर मैं लिख दूं 2 3 5 और बी इज इक्वल टू भी लिख दूं 2 5 3, आप बताओगे सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है क्या सेट बी में है? फटाफट बताइए, यस और नो, यस और नो, फटाफट कमेंट करिए भाई। सेट ए में जितने एलिमेंट्स है देखें, 2 2 है, 3 3 है, 5 ही है, और इसके भी टोटल एलिमेंट्स इसमें है। इसमें कोई शक है? शक है क्या? जब शक नहीं है तो देखो यह इसे क्या बोलेंगे? ए इज इक्वल टू बी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। और बोलेंगे तो क्या होगा? सेट होगा, इक्वल सेट होगा। कौन सा सेट? इक्वल सेट। अब आगे देख लो सब सेट। वाह, मजेदार टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसको समझ ले तो सेट थ्योरी में आपको कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। तो आप देख लें, कह रहा है सब सेट। क्या होता है सब सेट? सब माने होता है उप, सब माने उसका छोटा फॉर्म। अब सेट का छोटा फॉर्म क्या क्या हो सकता है उसको देखना है। क्या डिफिनीशन कहता है देखिएगा। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, सच दैट, ऐसा कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। मतलब स्पष्ट है, ए और बी दो ऐसे सेट्स होने चाहिए, ए का टोटल एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तो सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे आप। जैसे देखें,
मैं लिख दूं, इस पर बहुत ध्यान से फोकस करेंगे आप, काफ़ी काम का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं। तो आप इसे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बातों को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा सबसेट क्या होता है। आप यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं ए बी सी, और मैं एक दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा सेट ले लेता हूँ बी, जिसमें मैं बी और सी को लिख लिया। आप बताएंगे क्या सेट बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए में है कि नहीं है? सेट बी के टोटल एलिमेंट्स सेट ए में है, तो यहाँ हम कहेंगे सेट बी जो सेट है किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। तो इसे जनरली देखोगे इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। अगर ए के टोटल एलिमेंट्स बी में होते, ए के टोटल एलिमेंट्स बी में होते तो बी ए सबसेट बी होता, लेकिन यहाँ देखेंगे बी के टोटल एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट्स ए में है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? बी सबसेट ए बोलेंगे। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखेंगे इससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स कंडीशन है जिसको सीख लेना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे? प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि सेट ए से, जो सेट ए है इसके कुल कितने सबसेट हो सकते हैं, सबसेट किस तरह के होंगे, उसके टोटल सबसेट को लिखिए। तो क्या क्या लिखेंगे आप बताओगे? अभी हम लोग बात किए थे एम्प्टी सेट पर। एम्प्टी सेट दूसरा क्या हो सकता है? इससे जब सेट बनाएंगे तो क्या होगा? एक केवल ए को लिख देंगे तो एक सेट बनेगा, फिर बी से भी एक सेट बन जाएगा, सी से भी। अब देखेंगे कितना सेट हुआ, अभी तक 4 सेट हुए। और क्या हो सकते हैं फटाफट देखेंगे, कमेंट करेंगे। एक ए बी को भी लिख सकते हैं, एक ए सी को भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? एक बी सी को भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम पूरा लिख दें ए बी सी तो बताएंगे यहाँ कुल कितने सेट लिखे गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट करिए कितना है? 8। अब जितने भी सेट है क्या इनके सभी एलिमेंट्स इस ए में है कि नहीं? इस सेट के भी सभी एलिमेंट्स है, इस सेट के भी है, इस सेट के भी है। टोटल देख लीजिए, टोटल सेट के सभी एलिमेंट्स सेट बी में है, तो हम कह सकते हैं सॉरी सेट ए के जितने भी सबसेट हैं यहाँ आपको लिख दिया गया है और यही इसके सबसेट होंगे। तो आप क्या करेंगे? किसी भी सेट के सबसेट को आसानी से लिखेंगे। और कह रहा है इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन इट इज डिनोटेड बाय ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। सबसेट्स पर और भी हम बात करेंगे। सबसेट्स पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आज एक और एग्जाम्पल लेंगे और आप इस एग्जाम्पल से ज़रूर डेफिनेटली आप ये सीख लेंगे। निश्चित रूप से सीखना काफ़ी ज़रूरी है कि किसी सेट का सबसेट कैसे लिखा जाए। अब यहाँ बात कर लेते हैं सेट बी का। सेट बी का बात किया जाए, ध्यान देंगे सेट बी, और सेट बी में एलिमेंट्स है ए बी। अब बताओगे ए बी 2 एलिमेंट्स है, इसके सबसेट को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहला तो ब्लैंक होगा, एम्प्टी सेट होगा, दूसरा क्या होगा? ए, फिर क्या होगा? बी, और फिर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी। तो आप बताएं ये 4 एलिमेंट्स, 4 सेट्स लिखा गया, 4 इसके छोटा पार्ट लिखा गया, 1 2 3 4, और चारों यह क्या कहे जाएंगे? सेट बी के सबसेट कहे जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी भी सेट के सबसेट को आप आसानी से लिख सकते हैं। देखेंगे प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट की बात करें, कह रहा है इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए सबसेट बी एंड बी हैज एट लीस्ट an elements which is not an elements of set A, then A is called proper subset of B. It is denoted by A subset B.
काफ़ी काम का, देख लेंगे, मुझे बताएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं A इज इक्वल टू SIM, 3 एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट को मैं लिखूंगा और फिर आपसे प्रश्न आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा ये देखेंगे कि क्या कैसे कैसे प्रॉपर सबसेट को हम डिफाइन कर पाएंगे। तो इसके जब सबसेट को लिखेंगे तो पहला तो खाली होगा, आप सबको पता है, फिर लेंगे S, फिर लेंगे I, फिर लेंगे M, फिर दो एलिमेंट्स को लेंगे तो SI, फिर क्या होगा IM, फिर क्या होगा SM, और फिर आप देख लोगे SIM। तो इस तरह से आप यहाँ देखोगे कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, इसके सबसेट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ ये जितने भी सबसेट है इसी से कुछ सबसेट प्रॉपर सबसेट होंगे। जैसे देखेंगे इसके टोटल एलिमेंट्स इसमें है लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है इसके अलावा, इसके भी टोटल एलिमेंट्स इसमें है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, इसके भी टोटल है, इसमें एक्स्ट्रा है। जितने भी सेट यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितने भी सेट है सब, यानी कि इस सेट ए का सबसेट है, तो इनके टोटल एलिमेंट्स ए में है और ए में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होने चाहिए जो इनमें नहीं है। तो आप बताइएगा, किसी को ले लें, जैसे इसको देखें तो एस आई है लेकिन इसमें एम एक्स्ट्रा है, इसमें देखें आई एम है लेकिन क्या अधिक है, एस अधिक है, और लेकिन लास्ट वाला सेट को देखेंगे यह इसके इक्वल हो जा रहा है, तो यह सबसेट होगा। ए जो है, यह जो सेट है इस सेट ए का सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हुए, बाकी इसको छोड़ करके प्रॉपर सबसेट, बिकॉज कि यह इससे बेहतर इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होने ही चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सुपर सेट अगर मान लें देख लिया जाए A इज इक्वल टू ABC और मैं बताऊं B इज इक्वल टू ABCD, तो देखेंगे सेट A में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, सेट B में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। तो हम कह सकते हैं सो A इज सबसेट ऑफ B। अब बताओगे A के टोटल एलिमेंट्स B में है तो A सबसेट B हुआ, A सबसेट B हुआ। फिर देखेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B बिकॉज A के टोटल एलिमेंट्स B में है लेकिन B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जैसे D जो है A में नहीं है, इसीलिए इसे प्रॉपर सबसेट भी बोलेंगे। और अगर A जो सेट B है A का, सॉरी सेट A जो है B का प्रॉपर सबसेट है, तो हम कह सकते हैं जो B है A का सुपर सेट है। सुपर सेट होने के लिए यह B जो है बाकी जो दूसरा सेट है इससे सुपर होने चाहिए, और सुपर वही होता है जिसके पास पावर अधिक होती है, एलिमेंट्स अधिक होंगे, तो इस तरह से इसे सुपर सेट कहेंगे। आगे देख लिया जाए, कह रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो होता है ना खुद का सबसेट होता है। अभी मैं बात किया था ए बी जो है सबसेट है ए बी का, यह जो सेट इसके टोटल एलिमेंट्स इसमें है तो सबसेट होगा। सो यह पकड़ा एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब जब कभी भी हम एम्प्टी सेट की बात, सबसेट की बात कर रहे थे, तो अब क्या है एम्प्टी सेट को लिए थे, और एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। अब आगे देखेंगे, कह रहा है ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, मतलब ए के टोटल एलिमेंट्स बी में है और बी के टोटल एलिमेंट्स ए में है, तो ए इज इक्वल टू बी होगा ही। इक्वल सेट का डेफिनेशन भी तो यही था कि ए सबसेट बी, ए के टोटल एलिमेंट्स बी में और बी के टोटल एलिमेंट्स ए में हो जाए तो क्या बोलेंगे, वह इक्वल सेट होगा। और जब कभी भी इक्वल हो जाए, यहां देखेंगे बाई इंप्लाइज, बाई इंप्लाइज का मतलब है इस कंडीशन के तहत ए वाला सही और इसके अकॉर्डिंग ए वाला सही। कोई डाउट, नो डाउट। तो यहाँ A इज इक्वल टू बी मतलब क्या है कि A सबसेट B होगा और B सबसेट A होगा। और कह रहा है फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट
एक्सेप्ट इट। आप बताएंगे जब कभी भी मान लें ए बी मैं लिखा था और ए बी का प्रॉपर सबसेट की बात करें तो एक तो 5 हो जाएगा, एक ए होगा, एक बी होगा, यही ना 3 गो एलिमेंट्स होंगे। और जब सुपरसेट सबसेट की बात किया जाए तो इसमें ए बी भी हो जाएगा। तो 5 जो होता है किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट है, मतलब और लेकिन खुद को छोड़ करके किसी भी सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। और आप यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ काम जैसे देखेंगे। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज कॉल्ड इज 2 to the power n। फॉर्मूला है, याद रखेंगे, इसे प्रूफ भी कराया जाएगा। आप हमारे चैनल्स के साथ बने रहें, मैं निश्चित रूप से इसे प्रूफ कराऊंगा और आप समझ पाएंगे। क्या कह रहा है, किसी भी सेट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, अगर मान लें कोई कहे A इज इक्वल टू ए बी सी और इसका जब सबसेट हम लोग निकाले थे, याद करिए पिछले के स्लाइड में, पीछे वाले स्लाइड में इस पर हम लोग बात किए थे। जैसे SIM सिम का जब सबसेट लिखे तो कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया था। फिर देखेंगे इसमें ABC का जब हम निकाले थे तभी 8 आया था। और आगे देख सकते हैं अब यहाँ ABC है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो इसके सबसेट कितने हुए, तो 2 to the power n, और 2 to the power n का मतलब है 2 to the power 3, और 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 क्या हो जाएंगे, इस सेट के सबसेटों की संख्या होगी। अब आगे इस तरह से इसका यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग 2 to the power n - 1। किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट, अभी मान लो वही AB है और इसके प्रॉपर सबसेट की संख्या निकालनी है। अच्छा बताइए, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, इसका नाम हम A ले लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2 to the power, अभी हम लोग पिछला में सीखे थे, 2 to the power n, इसकी संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा 4। फिर अगर वही काम क्वेश्चन ऐसे होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, देन क्या होगा बताएंगे, प्रॉपर सबसेट, इसके जब सबसेट लिखेंगे तो एक तो 5 होगा, एक A होगा, एक B होगा, और एक जो लास्ट वाला होगा वह क्या होगा, AB होगा। तो आपको अभी मैं डिस्कस किया था, यहाँ से यहाँ तक के प्रॉपर सबसेट हुए और A वाला जो है सबसेट होंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करा तो क्या होगा, सबसेटों की संख्या से एगो जो इक्वल वाला सेट होगा उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, 2 to the power n - 1, मतलब 2 to the power, यहाँ एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 रखेंगे तो 2 - 1, मतलब क्या हुआ, 2 2 जा 4 -1 इज इक्वल टू 3। और आप देखो यहाँ 3, यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी हम लोग देख लिए। तो यहाँ एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई, 3। अब आगे चलेंगे, इस तरह से कभी भी प्रॉपर सबसेट की संख्या फाइंड करना हो या सबसेट की संख्या फाइंड करना हो, आप इन दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। आगे देख लेंगे और यह एग्जाम्पल आपको इसे समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो कह रहा है इफ A इज इक्वल टू 2 3 4 देन नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ सेट A। तो सबसेट के लिए हम लोग बात किए थे, आप बताएंगे कार्डिनल नंबर ऑफ A बराबर कितना हुआ, 3। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 3। अब सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट के लिए फॉर्मूला था 2 to the power n। सो आप बताएंगे 2 to the power n, मतलब इसमें एलिमेंट्स की संख्या का ना वैल्यू n जो होता है एलिमेंट्स की संख्या होती है। तो यहाँ जब 3 डालेंगे 2 to the power 3 मतलब 8, तो इसके सबसेट की संख्या कितनी हो गई, 8। फिर प्रॉपर सबसेट के लिए भी अभी हम बात किए थे, इसके लिए बताया था 2 to the power n - 1। तो यहाँ 2 to the power 3 - 1
मतलब हुआ 8 - 1 = 7। और देखेंगे नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ए। नॉन एम्प्टी की बात करेंगे तो एम्प्टी सेट को हटा देना होगा, और एम्प्टी सेट को हटा देंगे तो आप बताएंगे इसके लिए भी वही ट्रिक लगा देंगे जो प्रॉपर सबसेट के लिए है। तो क्या होगा बताएंगे 2 to the power n - 1, इसके लिए तो 2 to the power 3 - 1 = 8 - 1 = 7। तो इस तरह से रहा, इसका भी आंसर 7 हुआ। तो यहाँ हमारा जो, अब हम लोग पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के टर्म्स कंडीशन के साथ, सेट थ्योरी के अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद।